हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई बहुत मन लगा के कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक जो भी पेपर आपका हो चुका है उसको खूब अच्छे से लिखे होंगे। अगर नहीं भी लिखे हैं तो मायूस नहीं होना है। आपको मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं कि कैसे आपको आने वाला जो मैथ का पेपर 9 मार्च को है उसको कैसे लिखना है। मैं क्लास 12th सीबीएसई मैथ की बात कर रहा हूं जिसकी एग्जामिनेशन 9 मार्च को होने वाला है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये फ़ोन करके कांटेक्ट कर रहे हैं या एक मन में भी उनका ये दर्द सताया जा रहा है कि सर ये जो क्लास 12th का मैथ का पेपर कैसा होगा, कहीं आईआईटी लेवल का तो नहीं होगा, मतलब इजी होगा या हार्ड होगा। और सर अगर इजी हो या हार्ड हो हमको कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बताइए कि जिससे हम 80 में 80 मार्क्स ला सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी आने वाले मैथ के पेपर को फोड़ डालेंगे। अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत के साथ अगर करेंगे तो पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने में जुट जाती है। ठीक है, अगर हम पूरी शिद्दत मेहनत के साथ अगर मैथ की तैयारी एक स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं तो अभी से भी आप 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। अभी से कहने का मतलब है कि पहले से तो पढ़ा हुआ है, अब तो आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी ऐसे करना है कि जिससे आपका मैथ पेपर जो हो बहुत ही इजी से निकल जाए, अच्छा से एग्ज़ाम चला जाए। ठीक है, तो अब कुछ बिंदुओं पे मैं आपको प्रकाश डालता हूं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों के मन में कि इजी होगा या हार्ड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन सीबीएसई सेट करता है वो इजी है या हार्ड है वो तो मुझे भी नहीं पता है, वो सीबीएसई के ऑफिशियल को भी नहीं पता होगा। जो क्वेश्चन सेट करता है उसमें भी सीबीएसई क्या करता है कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से बनाता है ना। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है अभी तक का जो पेपर हुआ है उसको एनालाइज करने के बाद मुझे ये उम्मीद है कि आपका जो मैथ का पेपर होगा वो कठिन तो होगा, ठीक है, लेकिन सारे सेट में ऐसा नहीं देखा जाएगा। जिस तरह से क्लास 12th के फिजिक्स में स्ट्रैटेजी जो सीबीएसई ने अपनाया है मैथ में भी वैसा ही अपनाएगा। कुछ सेट्स जो ऐसे होंगे जिसका क्वेश्चन जो आईआईटी मेंस एडवांस लेवल का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। कुछ सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारे सेट्स में ऐसा नहीं होगा। कुछ सेट्स बहुत इजी होंगे। तो ये थोड़ा सा तो लक के ऊपर चल जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन सीबीएसई जो सेट्स बना रही है या बनाती है तो इस बार का स्ट्रैटेजी उसने चेंज कर दिया है पहले के अपेक्षा, है ना। क्योंकि इतना इस टाइप का डिफ़िकल्टी लेवल सेट्स में जो इतना सेट्स में वेरिएशन होता है क्वेश्चन का वो ऐसा नहीं होता था पहले, है ना। तो खैर क्वेश्चन जैसा भी हो आपका पेपर अच्छा जाएगा ये मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूं कि जिससे आप अच्छे से लिख सकते हैं, पेपर को निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अब वो टाइम नहीं है घबराने का। अब आपको एकदम हौसला बुलंद रखना है, कॉन्फिडेंट होना है अपने आप में। जो आपने पढ़ा है उसमें आपको कॉन्फिडेंस लाना है। और ऐसे कीजिए, मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूं। जैसे जो सबसे आपको हार्ड चैप्टर लगता है, सब इंडिविजुअल का अलग अलग होगा, सब स्टूडेंट का अलग अलग चैप्टर जो होगा वो हार्ड लगता होगा। किसी को प्रोबेबिलिटी हार्ड लगता होगा, किसी को डिफरेंशिएशन हार्ड लगता होगा, किसी को इंटीग्रेशन हार्ड लगता होगा। तो अपने अकॉर्डिंगली क्या कीजिएगा कि सबसे जो हार्ड पेपर है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको सबसे पहले अभी कंप्लीट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना। अभी 2-3 दिन टाइम है तो उसमें आप सबसे पहले हार्ड जो चैप्टर आपको लग रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए। सबसे इजी वाला पेपर सबसे लास्ट में कीजिएगा। मीन्स 9 तारीख को एग्ज़ाम है तो 8 तारीख को क्या कीजिए कि सिर्फ फार्मूला को आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, कंसेप्ट को थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, 8 को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितने सारे चैप्टर हैं मैथ में वो उसका फार्मूला आपको याद रखना है, एकदम बाय हार्ट याद रखना है। उसमें इफ एंड वर्ड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है,
तो फार्मूला बेस्ड होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन बना दीजिएगा, नहीं फार्मूला याद रहेगा तो टस से मस नहीं होगा, स्टेप मार्किंग क्या मिलेगा आपको, है ना। तो ये है। दूसरा स्ट्रैटेजी ऐसा कीजिएगा कि आप इंटीग्रेशन को ना डेली रिवाइज कीजिए, इंटीग्रेशन को डेली पढ़िए, आधे घंटा टाइम दीजिए, 1 ही घंटा टाइम दीजिए, लेकिन इंटीग्रेशन क्योंकि बहुत बड़ा उसका सिलेबस है और उससे क्वेश्चन तो जानते ही हैं कि आपका सीबीएसई में रखा हुआ है ना, लॉन्ग में भी रहता है, शॉर्ट्स में भी रहता है, केस स्टडी में भी हो सकता है, एजर्सन रीजन में भी हो सकता है। तो आप इंटीग्रेशन को बड़े अच्छे से कवर कर लीजिए, डेली उसको पढ़िए। समझ में आ रहा है? डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन आपका सही रहेगा तो आप कैलकुलस में बाजी मार सकते हैं। और मेजर पोर्शन जो सीबीएसई बोर्ड का मैथ का जो पेपर होता है उसमें कैलकुलस ही लीड करता है, क्योंकि आपका मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट वो तो काफ़ी इजी चैप्टर है, उसको करना क्या है ना। उसमें तो बहुत ज़्यादा जोड़ घटाओ, एगो थोड़ा सा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो उसको रिवाइज कर लीजिए। ये सब सारा सिखाया हुआ है, एडजॉइंट निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए सब थोड़ा देख लीजिए। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज सीबीएसई ने हटा ही दिया है तो डिटर्मिनेंट तो आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मेनली क्या करना है, वेक्टर बहुत ईजी है, वेक्टर को कवर कर लीजिए। 3D में कुछ है ही नहीं, 3D ज्योमेट्री में प्लेन तो हटा ही दिया है ना सीबीएसई, सिर्फ तो आपका लाइन है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइंस वगैरह से रिलेटेड मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो स्ट्रेट लाइन से कितना भारी क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, उसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है 3D ज्योमेट्री में वो आने का जो मैक्सिमम संभावना है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिए और फटाक दबर उसको बना दीजिए, वेक्टर फॉर्म में याद रखिए, फटाक दबर बना दीजिए उसको, है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ आप स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे, जो मैंने आपको चैप्टर बताया है उसको आप ये सब रिवीजन कर लीजिए, है ना। परेशान नहीं होइए। अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर है, मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, इससे एक क्वेश्चन रहेगा। और ये क्या है ना कि इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको देखिएगा, टाइम रहेगा तो आप ज़रूर इसको रिवीजन कर लीजिए, अन्यथा इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलिए अगर जिन बच्चों का ये सब नहीं पढ़ा हुआ है। क्योंकि अभी के टाइम में, आज के टाइम में, जैसे ये जो आपको टाइम मतलब कहने का मतलब है कि आज जो है 6 तारीख है, 5 तारीख है, तो 5 तारीख है, हो सकता है वीडियो आपको 6 को मिले, तो 5 तारीख हो चुका है। तो अब नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप साल भर में नहीं पढ़े हैं उसको आप हाथ लगाइएगा तो टाइम बर्बाद होगा और कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा। तो इसलिए नया मत पढ़िए, जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। PYQ एक बार बना लीजिए, PYQ सब चैप्टर का आप बना लीजिएगा। PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो कुछ इसी तरह से आपसे बात करना था, है ना। तो और दूसरा है कि जैसे ये फेस्टिवल चल रहा है तो होली ख़त्म हो गया तो उसमें समय मत बर्बाद कीजिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों का ये रमज़ान चल रहा है तो फास्टिंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा तो ये पढ़ाई में माइट भी थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी अपनाना है कि जिससे मेरा पढ़ाई में नुकसान ना हो, है ना। तो मेरा यही कहना था, आपसे कुछ बात करने का मन भी कर रहा था तो मैं सोचा कि क्यों ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ रूबरू हो जाया जाए, है ना। बाकी तो हमारा जो ऑफलाइन क्लास पटना बोरिंग रोड में है, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज, उसमें नामांकन जारी है। जो बच्चे क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनका बैच होली के बाद अब कुछ 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मेरे अनुभव को समझ सकते हैं। तो इसमें आप आइएगा तो एकदम 1-to-1 सेशन जैसा आपको अनुभव होगा, ट्यूशन जैसा फील होगा और क्वेश्चन पूछने की आज़ादी मिलेगी। तो आप अपना नामांकन हमारे कोचिंग में करवा सकते हैं। अभी होली का ऑफर भी है, कांटेक्ट करके ज़रूर आप हमसे संपर्क कीजिए या हमारा टीम से संपर्क कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से मन लगा के
पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी जारी रखेंगे और 9 मार्च को आप झंडा फहरा के आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।